Welcome, students. This is part 2 of Meaning and Kinds of Negotiable Instruments, in which we will be discussing about bills of exchange. आइए देखते हैं सबसे पहले कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था. We discussed about the meaning of negotiable instruments, जिसमें मैंने आपको बताया था कि negotiable instrument वो रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करे एवं जिसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को डिलीवर करके उसका स्थानांतरण कर सके. ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. दिस वाज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 13 में आपको तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं. दैट इज अ प्रोमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक. पेबल either to order or to bearer. either to order or to bearer क्या है ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट क्लास. either to order, order का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक किसी निर्धारित व्यक्ति को या उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट की जा सकती है. एंड बियरर का मतलब क्या है कि जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा उस व्यक्ति को उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट की जा सके. बियरर मींस धारक. देखिए जी, उसके बाद हमने फर्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था प्रोमिसरी नोट. एंड प्रोमिसरी नोट इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट की क्या डेफिनेशन दी गई है कि जो प्रोमिसरी नोट है वो इन राइटिंग होता है, लिखित होता है. और ये लिखित फॉर्म में एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है. व्हाट इज अंडरटेकिंग? वादा, बिना शर्त का एक वादा है जो कि जो मेकर है वो साइन करता है, बनाने वाला जो निर्माता है वो साइन करता है और वादा करता है कि वो कोई निश्चित धनराशि का भुगतान करेगा किसी निश्चित व्यक्ति को या उस निश्चित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या फिर बियरर को, टू द बियरर, धारक को. उसके बाद हमने प्रोमिसरी नोट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें द फर्स्ट characteristic of the promissory note is that it is an unconditional it is an unconditional undertaking. बिना शर्त का दस्तावेज है ये हमेशा लिखित में रहता है. यदि आप मौखिक वादा करते हैं, ओरल वादा करते हैं, तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाता. दिस इज मेड एंड साइंड बाय द डेटर. जो देनदार होता है, माइंडेड, जो देनदार होता है वो बनाता है प्रोमिसरी नोट एंड वो उसे साइन करता है. पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, किसी निर्धारित व्यक्ति को इसका भुगतान किया जाता है. इसके ऊपर स्टैंप लगती है ताकि इसे कानूनी वैधता मिल सके. जो करेंसी नोट है, ₹100 का नोट, ₹2000 का नोट, दीज आर नॉट प्रोमिसरी नोट्स. और यहाँ पर किसी निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाता है. Promissory note में we have two parties. The first one is the maker and the second one is the payee. जो मेकर है दैट इज निर्माता जो कि प्रोमिसरी नोट को बनाता है. एक देनदार है जो प्रोमिसरी नोट को बनाता है. एंड हु इज द पेई? पे इज द प्राप्तकर्ता जिसको की प्रोमिसरी नोट की पेमेंट की जाती है. नॉर्मली जो प्राप्तकर्ता होता है दैट इज द क्रेडिटर, लेनदार. दिस इज ऑल that we have already discussed in the first lecture of Negotiable Instruments Act. आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज. चलिए जी देखते हैं सेकेंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी गई है आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में. एंड ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. ये एक लिखित दस्तावेज है containing an unconditional order. What is it? Containing an unconditional order. यहाँ पर एक ऑर्डर है. अगर हम इसको प्रोमिसरी नोट के साथ कंपेयर करें तो प्रोमिसरी नोट क्या था? देखिए जी यहाँ पर लिखते हैं प्रोमिसरी नोट में क्या होता है. प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी. अनकंडीशनल अंडरटेकिंग जिसे आप प्रॉमिस बोलते हैं या फिर वादा बोलते हैं. प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर है.
यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, वहां पर वादा किया जा रहा था, यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, अनकंडीशनल ऑर्डर है इसमें, साइंड बाय द मेकर, और इसको कौन साइन करता है? मेकर साइन करता है। अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की, वहां पर भी मेकर ही साइन करता है, लेकिन यदि हम प्रोमिसरी नोट की बात करें तो प्रोमिसरी नोट में मेकर कौन होता है? प्रोमिसरी नोट में मेकर होता है डेटर, जो कि देनदार है। देनदार प्रोमिसरी नोट को बनाता है। लेकिन अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मेकर पता है आपको कौन रहता है? मेकर इज द क्रेडिटर। जो लेनदार है, पैसे का लेनदार है, वो हुक्म देता है। और जो प्रोमिसरी नोट है वहां पर जो देनदार है वो वादा करता है। देनदार यहाँ पर वादा करता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में लेनदार हुक्म देता है। प्रोमिसरी नोट में जो देनदार है वो वादा करता है किससे? वो वादा करता है लेनदार से। और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो लेनदार है वो हुक्म देता है किसे? देनदार को हुक्म देता है कि आपको मुझे पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर कौन साइन करता है? मेकर साइन करता है। और मेकर कौन रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में? क्रेडिटर इज द मेकर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, जो मेकर है वो किसे निर्देश दे रहा है? वो किसी सर्टेन पर्सन को, किसी निश्चित व्यक्ति को आदेश दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो निश्चित व्यक्ति है ये कौन है? जिस निश्चित व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है वो निश्चित व्यक्ति है देनदार। ये निर्देश किसे दे रहा है? ये डेटर को निर्देश दे रहा है। किस चीज के निर्देश दे रहा है? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। कि उसे निर्देशित किस लिए किया जा रहा है? कि निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाए। और निश्चित धनराशि का भुगतान किसे किया जाना है? ओनली टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। या तो क्रेडिटर को किया जाए उसका भुगतान, या फिर क्रेडिटर के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को। टू द स्पेसिफाइड पर्सन, पैसे किसको देने हैं? किसी निर्धारित व्यक्ति को, या फिर निर्धारित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के धारक को ये पैसे देने हैं। किसने देने हैं? सर्टेन पर्सन ने। और वो सर्टेन पर्सन कौन है? दैट सर्टेन पर्सन इज द डेटर। सो क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? दोबारा से करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कि एक बिना शर्त का हुक्म है, ऑर्डर है, जो कि साइन किया जाता है निर्माता द्वारा। यहाँ पर निर्माता कौन रहता है? निर्माता रहता है क्रेडिटर। जिसमें कि डायरेक्ट किया जाता है सर्टेन पर्सन को। दैट मीन्स किसी सर्टेन पर्सन को निर्देश दिए जाते हैं। और वो सर्टेन पर्सन कौन है? डेटर इज द सर्टेन पर्सन। किस बात के निर्देश दिए जाते हैं? कि उसे एक निश्चित धनराशि का भुगतान करना है। और किसको करना है इस निश्चित धनराशि का भुगतान? किसी निश्चित व्यक्ति को, या फिर उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, या फिर जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है उस धारक को, जिसको कि आप बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर रामू है जो कि गुड्स सेल कर रहे हैं शामू को। और गुड्स कितने के हैं? 10,000 रुपए के गुड्स हैं। और यहाँ पर जो रामू है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं शामू पर। जो शामू है वो साथ के साथ पेमेंट नहीं कर रहा। शामू के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जा रहा है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा है? क्रेडिटर रामू बना रहा है शामू पर। अब देखिए, अब डेफिनेशन देखते हैं। रिटर्न रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, हाँ जी है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, क्या ये यहाँ पर हुक्म कर रहा है? कौन हुक्म कर रहा है? रामू हुक्म कर रहा है। किसको? शामू को। साइंड बाय द मेकर, कौन साइन कर रहा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना कौन रहा है? मेकर। और मेकर कौन है? निर्माता कौन है? क्रेडिटर। सो यहाँ पर मेकर कौन है? रामू, जो कि एक
क्रेडिटर है। ठीक है जी। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसको निर्देश दे रहा है ये निर्देश दे रहा है शामू को, डेटर को निर्देश दे रहा है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, निश्चित धनराशि कितनी है, 10,000 का सम पे करने के लिए निर्देश दे रहा है। ओनली टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, किसे पे करना है ये 10,000, ये 10,000 पे करना है शामू ने रामू को, कि रामू को पे करे, या फिर रामू के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, रामू के निर्देश पर अन्य व्यक्ति को, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पेमेंट करने का ऑर्डर कर रहा है, हुक्म कर रहा है रामू। सो दिस इज एन एग्जाम्पल विच क्लियरली शोज कि ऑर्डर क्या है, मेकर कौन है, पेमेंट किसे की जानी है। अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता है रामू के लिए क्या है, दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल रामू के लिए है, और शामू के लिए है ये बिल पेबल। शामू के लिए क्या है, बिल पेबल, इसने बिल की पेमेंट रिसीव करनी है, इसलिए रामू के लिए जो बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो बिल रिसीवेबल है। और क्योंकि शामू ने बिल की पेमेंट करनी है, सो शामू के लिए दिस बिल इज नोन एज बिल पेबल। चलिए जी, एक टेम्पलेट देख लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का, सैंपल फॉर्मेट है ये बिल ऑफ एक्सचेंज का। देखिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना है 2 लाख रुपीस का, और सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर प्लेस एंड डेट लिखेंगे। अगर हम अपना ही एग्जाम्पल लें, रामू एंड शामू वाला, देखिए हमारे केस में जो रामू है वो क्रेडिटर हैं जो कि गुड सेल कर रहे हैं शामू को, सो शामू इज द डेटर। ठीक है जी। सो यहाँ पर अमाउंट 2 लाख है बिल ऑफ एक्सचेंज का। प्लेस कहाँ पर ये बिल ड्रॉ हो रहा है, मान लीजिए दिल्ली, एंड डेट इज मान लीजिए 29 दिसंबर 2020, 60 डेज आफ्टर द डेट, इस डेट के 60 डेज बाद 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया गया है। कितने मंथ्स का, 2 मंथ्स का उधार का वक्त दिया गया है। किसने दिया है उधार का वक्त, रामू ने शामू को 2 महीने का उधार का वक्त दिया है कि 60 डेज आफ्टर द डेट पे, किसको पे करना है, पे मिस्टर एबीसी। अगर हम यहाँ पर इसे कट कर दें और अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पर पेमेंट किसे की जानी है, रामू को। पे रामू, रामू को पे करें, कितना पे करें, अ सम ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पर ड्रॉर, ड्रॉर कौन है, देखिए ड्रॉर कौन है यहाँ पर, रामू। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे बनाता कौन है, उसे बनाता है क्रेडिटर, क्रेडिटर उसे बनाता है। यहाँ पर ड्रॉर का एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर ड्रॉर के आ जाएंगे सिग्नेचर्स। तो रामू यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स कर देगा, और सिग्नेचर्स करने के बाद रामू इस बिल को शामू को देगा, शामू को देगा और कहेगा कि आप इस बिल को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, आप इस ऑर्डर को स्वीकार कीजिए कि आप इसमें लिखी गई बातों का पालन करेंगे और मुझे 60 दिन बाद पेमेंट करेंगे 2 लाख रुपए की। और जो शामू है वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स करके बिल को एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर ड्रॉई का नेम, ड्रॉई कौन है, हु इज द ड्रॉई, डेटर इज द ड्रॉई। यहाँ पर ड्रॉई कौन है, शामू, जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है, जिसको ऑर्डर दिए जाते हैं, वो ड्रॉई होता है। ऑर्डर किसको दिए जा रहे हैं, शामू को ऑर्डर दिए जा रहे हैं।
सो शामू इज द ड्रॉई ऑफ द बिल। जो शामू है वो जब इस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टैंपिंग हो जाएगी, और स्टैंपिंग का मतलब मैंने आपको प्रोमिसरी नोट के केस में भी बताया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट है आप उसको जब लीगली वैलिड बनाना चाहते हैं, उसको कानूनी तौर पे वैध बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर स्टैंपिंग हो जाती है अनिवार्य। सो दिस इज हाउ यू मेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज? क्या विशेषताएं होती हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज में? सबसे पहले तो ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है। एक ओरल इंस्ट्रूमेंट, एक ओरल ऑर्डर को, एक मौखिक हुक्म को आप बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कह सकते। सेकेंड इज इट इज अनकंडीशनल, ये बिना शर्त का दस्तावेज है, इसमें कोई भी शर्त जुड़ी हुई नहीं होती। दिस इज एन ऑर्डर लेटर, ये एक हुक्म पत्र है। यहाँ पर आप किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर? दूसरा व्यक्ति है डेटर। आप डेटर को हुक्म दे रहे हैं, ना कि उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप निवेदन नहीं कर रहे। यहाँ पर कोई निवेदन या फिर वादा नहीं है, यहाँ पर हुक्म की बात हो रही है। आप डेटर को हुक्म दे रहे हैं कि उसे पेमेंट करनी होगी। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर, कौन साइन करता है इसे? ड्रॉर साइन करता है। जो निर्माता है, हुक्म करता है, या फिर जो मेकर है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल में निर्माता कौन है? इन आर एग्जाम्पल हु इज द मेकर? ड्रॉर। या फिर मेकर हमारे एग्जाम्पल में कौन है? हमारे एग्जाम्पल में रामू इज द ड्रॉर और मेकर। फिक्स्ड अमाउंट की बात करी जा रही है, निश्चित धनराशि की बात होती है यहाँ पर। पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, किसी निर्धारित व्यक्ति को भुगतान करने की बात होती है। अगर हम अपना एग्जाम्पल देखें तो हमारे केस में, हमारे एग्जाम्पल में निर्धारित व्यक्ति कौन है? किसको पेमेंट की जानी है? रामू को पेमेंट की जानी है, या फिर रामू के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट की जानी है? अन्य व्यक्ति रामू जिसे बोलेगा, मान लीजिए रामू ने बोला कि ध्यानु को पेमेंट कर देना, ध्यानु को पेमेंट कर देना। सो यहाँ पर निर्धारित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट की जाएगी। वो अन्य व्यक्ति कौन है? ध्यानु, जिसको कि आप बोलते हैं टू द ऑर्डर ऑफ। या फिर धारक को, धारक कौन होता है? जिसके पास भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको पेमेंट की जाएगी। सो किसको भुगतान किया जाना है? वो व्यक्ति जो है वो निर्धारित है। फिक्स डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट फिक्स्ड होती है कि कितने टाइम बाद पेमेंट की जानी है। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है दैट इज स्टैम्प्ड, उसके ऊपर स्टैम्प लगती है ताकि उसको कानूनी वैधता मिल जाए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हु आर द पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज? प्रोमिसरी नोट में अगर हम बात करें तो हमारे पास टू पार्टीज थी। यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में वी हैव थ्री पार्टीज। कौन कौन? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर कौन होता है? जो कि हुक्म करता है, जो कि ऑर्डर देता है। हमारे एग्जाम्पल में बताएं ड्रॉर कौन है? हमारे एग्जाम्पल में ड्रॉर इज रामू, जो कि क्रेडिटर है। वो हुक्म करता है, निर्माता है बिल का। ये बिल को बनाकर किसे प्रेजेंट करता है? ड्रॉई को देता है। ड्रॉई कौन है? अदा करता। ड्रॉई कौन है? अदा करता, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करेगा। कौन करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट? हमारे एग्जाम्पल में शामू, जो कि एक डेटर है, ये बिल को अदा करेगा, बिल का भुगतान करेगा। सो ही इज द ड्रॉई। और पेई कौन है? प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन है? पैसों, पैसे किसको मिलेंगे? धनराशि, निश्चित धनराशि बिल ऑफ एक्सचेंज की किसे मिलेगी? या तो रामू को मिलेगी, जो कि एक निर्धारित व्यक्ति है, जो कि एक स्पेसिफाइड पर्सन है। या फिर रामू को नहीं तो रामू के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगी। जैसे कि रामू ने बोला कि ध्यानु को मिले, तो ध्यानु को मिलेगी। या फिर टू द बियरर, धारक, जो भी धारक होगा उसे मिलेगी। सो प्राप्तकर्ता कौन है? ड्रॉअर ही प्राप्तकर्ता हो सकता है। जो कि रामू है वही प्राप्तकर्ता हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राप्तकर्ता रामू ही हो।
यदि रामू उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी अन्य व्यक्ति को दे दे पेमेंट के लिए, तो वो जो अन्य व्यक्ति है जिसको कि आप टू द ऑर्डर कहते हैं, दैट पर्सन विल बी द पेई, या फिर पेई बियरर भी हो सकता है. सो there are three parties to the bill of exchange. The first one is the drawer, second one is the drawee, and third one is the payee. Now, what is the difference between a promissory note and a bill of exchange? देखिए, अगर हम निर्माता की बात करें, फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑफ ड्रॉअर. अगर हम निर्माता की बात करें तो प्रोमिसरी नोट के केस में जो डेटर है वो प्रोमिसरी नोट क्रिएट करता है, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो क्रेडिटर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है. प्रोमिसरी नोट में डेटर बिल प्रोमिसरी नोट को क्रिएट करता है. नेचर, स्वभाव की बात करें, जो प्रोमिसरी नोट है उसमें एक प्रॉमिस की बात करी जाती है, भुगतान का वादा किया जाता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऑर्डर की बात होती है, भुगतान के हुक्म की बात होती है. एक्सेप्टेंस, स्वीकृति. प्रोमिसरी नोट के केस में कहीं पे भी एक्सेप्टेंस की बात नहीं आती, क्योंकि जिसने पेमेंट करनी है वही आपसे प्रॉमिस कर रहा है, तो यहाँ पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, क्योंकि जो बनाने वाला व्यक्ति है दैट इज द क्रेडिटर, उसने पेमेंट नहीं करनी, उसने पेमेंट लेनी है, इसीलिए आवश्यकता होती है एक्सेप्टेंस की, स्वीकृति की. वो बनाने के बाद स्वीकृति लेता है डेटर से कि आप इस बिल को एक्सेप्ट कर लीजिए, कि आप इस ऑर्डर के अनुसार पेमेंट करेंगे. पार्टीज की बात करें, प्रोमिसरी नोट में हमारे पास दो पार्टीज होती हैं. द फर्स्ट वन इज द मेकर, जो कि प्रोमिसरी नोट को क्रिएट करता है, एंड सेकंड वन इज द पेई, दैट मींस वो व्यक्ति जिसको की पेमेंट की जानी है. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास तीन पार्टीज रहती हैं. सबसे पहले जो निर्माण करता है, जो निर्माता है, ड्रॉअर, ड्रॉई जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है, अदा करता, एंड थर्ड वन इज द पे जिसको की भुगतान किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज का. सो हियर वी हैव थ्री पार्टीज एंड इन प्रोमिसरी नोट वी हैव टू पार्टीज. काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या प्रकार है बिल ऑफ एक्सचेंज के? द फर्स्ट वन वी हैव इज इनलैंड बिल, अंतर्देशीय बिल जिसे कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज द फॉरेन बिल, दैट इज वैदेशिक बिल. इनलैंड बिल, अंतर्देशीय बिल में जो ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर हैं वो सेम कंट्री के होते हैं, एक ही कंट्री के. लेकिन जो फॉरेन बिल होता है वहां पे ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर अलग अलग कंट्रीज के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनलैंड बिल, अंतर्देशीय बिल की बात करें, तो यहाँ पर जो क्रेडिटर एंड डेटर, रामू एंड शामू, ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर जो दोनों हैं, ये इंडिया के ही हैं. इंडिया, इंडिया देखिए, इंडिया के ही है. रामू गुड सेल कर रहा है शामू को, और जो शामू है वो बिल ड्रॉ कर रहा है शामू पर. सो रामू जो है वो ड्रॉअर है और शामू इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि ड्रॉई है, जो कि अदा करता है. लेकिन यदि हम फॉरेन बिल की बात करें, तो फॉरेन बिल में जो क्रेडिटर एंड डेटर हैं ये दोनों अलग अलग कंट्रीज के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस देखिए, जो रामू है वो इंडिया का है, और एक पर्सन है डेटर जो कि जोन्स हैं, जोन्स यूएस के हैं. सो जो रामू है वो गुड सेल कर रहे हैं जोन्स को, और जोन्स के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहे हैं. सो रामू इज द ड्रॉअर, एंड जो जोन्स हैं वो इस बिल को एक्सेप्ट करके अदाकर्ता बन गए हैं, ड्रॉई बन गए हैं. यहाँ पर क्योंकि जो डेटर और क्रेडिटर है दे रिजाइड इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में है, सो दिस type of bill is known as foreign bill. Now let's discuss some multiple choice questions or short answer type questions. Here we go. A bill of exchange contains what? An order, a request, or a promise? The correct answer is a bill of exchange contains an order. Here's your question number 2. Who's the maker of a bill of exchange? Bill of exchange का निर्माता कौन होता है? क्या डेटर होता है इसका निर्माता, या फिर इसका निर्माता क्रेडिटर होता है? The correct answer is creditor
is the maker of a bill of exchange? Here's a third question. Payment of the bill of exchange is done to whom? बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान किसे किया जाता है? एक निर्धारित व्यक्ति को, या उस निर्धारित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, या फिर धारक को, या फिर एनी ऑफ द थ्री? एंड योर करेक्ट आंसर इज द पेमेंट इज मेड टू एनी ऑफ द थ्री. तीनों में से किसी को भी इसकी पेमेंट की जा सकती है. Here comes your next question. How many parties are there to a bill of exchange? Bill of exchange में कितनी parties रहती हैं? 1, 2 or 3? We have 3 parties to a bill of exchange. The first one is the drawer, the second one is the drawee, and the third one is the payee. Here comes your fifth question. Who accepts the bill of exchange? Bill of exchange को अपनी स्वीकृति कौन देता है? क्या ड्रॉई देता है या ड्रॉअर देता है? The correct answer is drawee accepts the bill of exchange. The next question is, what is an inland bill? And your answer is, inland bill is a bill where drawer and acceptor are in the same country. The seventh question is, what is a foreign bill? And your answer is, foreign bill is a bill where drawer and acceptor are of different countries. And here comes your last question. Is stamping necessary for bill of exchange? क्या bill of exchange के लिए stamping necessary है? Yes, because it gives legal validity to the bill of exchange. That's all for today. Thank you.